सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटी सी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। नाम है इसका सॉलिड एंगल। इसके बाद की टॉपिक हम लोग की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की होगी, लेकिन हम उसके पहले ही इस एंगल को थोड़ा सा समझ लेना चाहते हैं ताकि हम इसका जहाँ भी हो ऑफेनली इस्तेमाल कर सकें। सॉलिड एंगल का उपयोग हम लोग के फिजिक्स में दो चार जगहों पर मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी सरफेस पर कितने पास हो रहे हैं ये कैलकुलेट करने के लिए, या किसी सतह में कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स तैयार हुए हैं उसके लिए गॉस लॉ पढ़ने के प्रक्रिया में ये उपयोग ज़्यादा होता है। उसके बाद लाइट में इल्यूमिनेंस या लुमिनियस इंटेंसिटी कैलकुलेट करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब समझ लीजिए कि इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो फिजिक्स में हमें इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इसके एक छोटे से टर्म है, इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। फिजिक्स में हम लोग बेसिकली दो प्रकार के एंगल स्टडी करते हैं। फिजिक्स में एंगल हम दो प्रकार के पढ़ते हैं। एक को कहते हैं प्लेन एंगल, और दूसरा को कहते हैं सॉलिड एंगल। पहले हम इसके बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। प्लेन एंगल जो जनरली रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, अल्फा से, बीटा से, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन जो आज तक हम एंगल पढ़ते आ रहे हैं और जहाँ जहाँ भी हम इसका यूज़ किए हैं वो ज़्यादातर जगह यही एंगल मिला है। परंतु सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक सिंबल है ओमेगा का। एक तो ओमेगा हम लोग एंगुलर वेलोसिटी वगैरह दर्शाने के लिए ऐसे लिखते हैं, और यहाँ एंगल दर्शाने के लिए हम, ये भी एक ग्रीक लेटर है, ओमेगा ही कहलाता है। प्लेन जैसा कि हम जानते हैं सतह, टू डायमेंशन, तो ये जो एंगल होता है वो टू डायमेंशनल एंगल होता है। सॉलिड एक वॉल्यूम का वो फॉर्मेशन के अनुसार वो तैयार होता है, तो ये जो सॉलिड एंगल है वो थ्री डायमेंशनल एंगल होता है। ये जो बनता है formed by a line at a point। ये जो बनता है सॉलिड एंगल formed by a surface area at a point। इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट की अगर हम बात करें, अभी हम इसको बनाएंगे तो आप देखोगे, है ना, सरफेस एरिया के द्वारा कैसे ये सॉलिड एंगल बनता है, लाइन के द्वारा कैसे एक पॉइंट पर प्लेन एंगल बनता है, वो अभी हम लोग बनाएंगे। पहले जो इसकी छोटी छोटी बातें हैं वो समझ लेते हैं। SI यूनिट इसका हम लोग ऑफ कोर्स बोलते हैं रेडियन, और इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, जैसा कि हम जानते हैं इट हैज़ नो डायमेंशन। और यहाँ पे सॉलिड एंगल की जो SI यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज स्टेरेडियन, और इसमें भी कोई डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन। ठीक है, तो चलिए हम इस एंगल को तैयार करते हैं। पॉइंट वाइज हम यहाँ पर लिखते हैं। मान लिया जाए कि कोई एक ये लाइन है, एक बहुत ही छोटा लाइन है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल लाइन। हम इसको थोड़ा बड़ा बना के बस आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं। दिस इज ए वेरी स्मॉल लाइन, से इट इज डेल्टा L। ठीक है, इसको हम बहुत छोटा मान लेते हैं, और इस लाइन के द्वारा मान लिया जाए कि किसी पॉइंट पर कितना एंगल बन रहा है। अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या करते हैं कि इस लाइन के जो दो छोर हैं उस छोर को हम इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। तो
ये जो लाइन ज्वाइनिंग इस पॉइंट पर जो आपस में एंगल तैयार करता है, इसी को हम बोलते हैं प्लेन एंगल, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, अल्फा, बीटा, लाइक दैट। तो बेसिकली देखोगे कि ये जो दोनों लाइन है, ये अपने माध्यम से एक यहाँ पर प्लेन का निर्माण कर रहा है, दिस इज लाइक ए प्लेन, और इसी वजह से इस एंगल को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। और ये मान लिया जाए यहाँ से इसकी दूरी है r, और चूंकि हम लाइन को छोटा लाइन लिए हैं डेल्टा l, तो हम इस थीटा को लिख देते हैं डेल्टा थीटा। इन द सेम केस अगर मान लो कि उस केस में अगर लाइन ना हो करके एक छोटा सा एरिया हो जाए, जैसे ये मान लिया जाए एरिया हो जाए लाइक दिस, दिस इज एन एरिया। एक का मान लिया जाए कि ये एक डिस्क हो गया, समथिंग लाइक दिस, दिस इज ए डिस्क, ये डिस्क है जिसका हम सरफेस एरिया को डेल्टा एस ले लेते हैं। एस माने सरफेस एरिया, डेल्टा है छोटा है, इसको दर्शा रहे हैं। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें इसके द्वारा एंगल निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि इस डिस्क की जो भी पेरीफेरी है, जो उसके सरकमफेरेंशियल पोजीशन है, उस सभी पॉइंट्स को अगर हम इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, तो आप देखोगे कि एक स्ट्रक्चर जो आपको तैयार होगा, इस तरह से एक कोन बन जाएगा लाइक दिस। वो जो कुल्फी खाते हैं ना, कुल्फी वाला आता है, या वो जो मूंगफली वाला जो हमें देता है बना करके लाइक ए कोन, तो ये एक प्रकार का जैसा हम एक कोन बना देते हैं। आपको हम दिखाते हैं कि ये कैसा फॉर्मेशन तैयार होगा। मान लिया जाए ये एक कागज़ है, तो अगर हम इस कागज़ से यस देखिए इस तरह का एक कोन बना है, ऐसा ऐसा है ना। तो ये जो कोन बना है, तो ये हो गया इसका जो एक हम डिस्क रख देंगे, तो ये आपकी मान लिया जाए सरकमफेरेंस पर इसके एक डिस्क रखे हुए हैं, और ये डिस्क जो है एक भीतर में ऐसे इस पॉइंट पर ये जो वर्टेक्स हो गया, ये जो कोन का ये वर्टेक्स हो गया, तो वर्टेक्स पर जो एंगल बनाया, दिस इज द एंगल फुल, दिस इज द एंगल, एंड दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। ऑफ कोर्स हम इसको बोलेंगे डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो इसी तरह से सॉलिड एंगल का निर्माण होगा। पूरे सतह के जो सरकमफेरेंशियल है या जो उसकी जो पेरीफेरी है, उस पूरे पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर हमें सॉलिड एंगल निकालनी है, उसको अगर हम लाइन ज्वाइनिंग करके मिला दें, तो आपस में जो एक पूरा जो एंगल का निर्माण होगा, उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल एंगल। और गौर से देखो तो ये एक्चुअली में क्या तैयार कर रहा है, ये तैयार कर रहा है एक प्रकार का वॉल्यूम, दिस इज अ वॉल्यूम। और यहाँ पर ये कैसा तैयार कर रहा है, ये एक प्रकार का तैयार कर रहा है प्लेन। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं प्लेन एंगल, और इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब इसका मान निकालने की विधि है, अगर मान लिया जाए यहाँ से ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस पॉइंट से उस सरफेस पर जो दूरी हम मान लिया जाए ले लेते हैं r, तो इस केस में ये डेल्टा थीटा निकालने की जो डेफिनेशन दी गई है, दैट इज डेल्टा l डिवाइडेड बाई r। अगर ये बहुत छोटा है तो, if it is very very small, then angle will be also very small, and then in that case you can write delta l by r। इस केस में डेल्टा ओमेगा जो बनेगा, ओमेगा हम छोटा लिखना है यहाँ पे, तो डेल्टा ओमेगा जो बनेगा वो बनेगा डेल्टा एस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसको तो डायमेंशन लेस होना है, और ये है एरिया, तो एरिया का जो यूनिट या डायमेंशन लिखते हैं L2, तो नीचे भी L2 होना है। तो इस तरह से इसके जो डेफिनेशन बनेंगे, एरिया डिवाइडेड बाई नॉर्मल डिस्टेंस, दिस इज द नॉर्मल डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। मान लिया जाए कि अगर ये सतह थोड़ी सी या जो ये लाइन है वो थोड़ा सा अगर बेंट रहता, तब उस केस में हम इसके सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज कीजिए दूसरा पॉइंट हम इसका लेते,
सपोज करो कि ये जो लाइन है वो अगर थोड़ा बेंड होता है, समथिंग लाइक दिस इज डेल्टा एल, इट्स लेंथ इज डेल्टा एल, और वो पॉइंट वही है जहाँ है वो वही है, बस ये लाइन थोड़ा सा ऐसे बेंड हो गया है, ऐसा हो गया है, इस तरह से हो गया है ना। तो अगर हम इसको थोड़ा बेंड कर दिए हैं और ये उसकी पॉइंट की डिस्टेंस वही है r, बेंड हो जाने के बाद एंगल छोटा होगा या वही रहेगा? आप थोड़ा इमेजिन करो, अगर ये थोड़ा सा हम इसको बेंड कर देते हैं तो एंगल का मान वो घटेगा या एंगल का मान बढ़ेगा? अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड कर देते हैं घटेगा, बिकॉज अगर हम इस, जैसे यही आपका लाइन है और हम ऐसे कर दें और पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, जैसे ये लाइन है और इसको अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये पॉइंट को ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करो तो एंगल कम होता जाएगा, और बेसिकली तुम देखो तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो एंगल का मान 0 हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो इसको बेंड करने पर एंगल के मान कम होते जाएंगे। तो ठीक है कम होते जाएंगे, लेकिन हो कितना जाएगा ये अगर हमें निकालना है तो क्या करें? तो वही नियम है, इसके जो दोनों छोर हैं उसको ज्वाइन करें और ये जो एंगल बनेगा दैट्स आई वुड लाइक टू फाइंड आउट। ये आपका डेल्टा एल लंबाई है और यही आपका डेल्टा थीटा बनेगा, यही डेल्टा थीटा हमें निकालना है। कैसे निकालें? तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं और एक इस तरह से हम इसको एक लाइन डाल दें, ये वाली लाइन। तो ये जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए ये थोड़ा सा एंगल जो बेंड किया है वो एंगल अल्फा बेंड कर गया है, ऐसे पहले ऐसे था वो ऐसे हो गया तो अल्फा एंगल चला गया बेंड होकर। ठीक है, ये अल्फा और ये अल्फा एक ही होगा। तो आपसे अगर पूछे कि ये वाली दूरी क्या होगी तो क्या बोलेंगे? ये वाली दूरी हो जाएंगी डेल्टा एल इंटू कॉस अल्फा, डेल्टा एल इंटू कॉस अल्फा, ये वाली दूरी। और यहां से यहां तक का तो दूरी वही हो गया r। तो इस केस में डेल्टा थीटा का मान जो है वो होगा डेल्टा एल कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और इसी तरह से ये अगर मुड़ते 90 डिग्री एंगल मुड़ जाएगा तो एंगल 0 हो जाएगा, तो cos 90 का मान 0, तो बात इसका मान आ जाएगा 0। इस केस में अगर मान लीजिए ये जो कर्व सतह है, ये जो डिस्क है, अगर हम इस डिस्क को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं लाइक दिस, और फिर हम उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल, तो इस केस में भी सॉलिड एंगल के मान कम होंगे। और इसी तरह से डिस्क घूमते इस तरह से अगर प्लेन हो जाए तो उसी के लाइन पर आ जाए उसके जो प्लेन, तब उस केस में सॉलिड एंगल का मान 0 हो जाएगा। तो इसको हम निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे, इसके जो एंड्स हैं, पेरिफेरी हैं, उसको हम ज्वाइन करेंगे और जो एंगल बनेगा वही एंगल होगा। ऑफ कोर्स ये दूरी आपका r है और यही एंगल हमें निकालना है जिसको हम नाम दिए हैं डेल्टा ओमेगा। और इसका, ये पूरे डिस्क का जो टिल्ट हो गया है, इसका आपका एरिया दिया हुआ है डेल्टा s। ठीक है, और ये दूरी जो है उसका एक्सियल लाइन इसको कह सकते हैं, दिस इज, और ये है r। और ये पहले जो ऐसे था तो उस केस में इसका एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा था। अब अगर ये ऐसे मान लिया जाए अल्फा एंगल बेंड कर गया है तो इसका जो अब एरिया वेक्टर होगा वो इस तरह का हो जाएगा। तो इस टिल्टेड सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो अब ऐसा होगा। एरिया वेक्टर हम जानते हैं सतह के परपेंडिकुलर होता है। तो अब इस केस में जो एरिया वेक्टर होगा इस प्लेन का वो इधर हो जाएगा। तो हमें तो इस तरह का सरफेस चाहिए, तब ये जो दूरी होगा, नॉर्मल डिस्टेंस होगा, उससे हम भाग देकर स्क्वायर करके मान सॉलिड एंगल का निकालेंगे। तो ये दूरी कितना होगा, तो इसका जो कंपोनेंट इधर डायरेक्शन में बनेगा, इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा कितना बनेगा भाई, ds cos अल्फा। वही ds cos अल्फा इस एरिया का मान आपको निकल जाएगा।
ये जो एरिया का इसका जो एरिया निकलेगा वो मान निकलेगा ds cos अल्फा। तो इस केस में जो सॉलिड एंगल बनेगा वो बनेगा ds cos अल्फा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो अगर इस केस में देखिए तो इस केस में क्या है, इस केस में क्या है कि यहाँ जो r है, इस केस में जो r है दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। और यहाँ पर जो r है, r इज नॉट परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो अगर परपेंडिकुलर टू सरफेस नहीं है तो हम उसके परपेंडिकुलर कर लेंगे, उसका जो कंपोनेंट है उसके अलोंग हम कर लेंगे और उसके बाद हम उसका मान को इस तरह से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो मेन फॉर्मूला ये है, अगर कोई टिल्टेड वगैरह हो तो हम इस रूप में ले आएंगे और उसका फिर मान हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया सॉलिड एंगल। अब हम इसको थोड़ा सा और ये करें, इमेजिन करें। अब अगर हम इसका थोड़ा सा और इलैबोरेशन करते हैं, मान लिया जाए ये एक सर्किल है, दिस इज अ सर्किल। सर्किल एक लाइन से बनेगा, दिस इज अ लाइन, लाइन। और यहां हम सर्किल न लेकर ले लेते हैं स्फीयर, दिस इज एन स्फीयर, दिस इज स्फीयर, ये आपका स्फीयर है, ठीक है। और ये आपका सर्किल है, ये उसका सेंटर हुआ, सेंटर है। मान लेते हैं कि इसका एक छोटा सा हम कंसीडर करते हैं आर्क, दिस इज ए स्मॉल आर्क। तो ये स्मॉल, ये जो लाइन एक बनेगा, कर्व लाइन जो ये बनेगा, ये कर्व लाइन इस पॉइंट पर कितना एंगल बनाएगा। तो ऑफ कोर्स ये हम दोनों छोर को हम इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो एक प्लेन का निर्माण होगा और इस एंगल को हम बोलेंगे प्लेन एंगल। और अगर हम इस आर्क की लंबाई l ले लेते हैं और इसका रेडियस को r कहते हैं तो इसका जो थीटा एंगल बनेगा वो बनेगा कितना, तो इस थीटा का वैल्यू बनेगा l बटा में r, इज इट, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, दैट इज द एंगल एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह का अगर हम एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर काटते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट इस जगह पर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखिए कैसा बनेगा सरफेस, ऐसा कुछ सरफेस बनेगा। अगर हम इस स्फीयर का, जैसे नींबू आपके घर में होगा तो नींबू के एक साइड से थोड़ा सा ऐसे काट देना तो कैसा सेक्शन बनेगा, देखोगे ऐसा सेक्शन बनेगा, ऐसा सेक्शन बनेगा, ठीक है। कुछ इसी तरह का सेक्शन बनेगा, इस तरह से ऐसा बनेगा। आप नींबू को ऐसे काटोगे तो इस तरह का बनेगा और ये पॉइंट P है। तो इस केस में जो एंगल का निर्माण हम कैसे करेंगे, तो इसके जो कटिंग पोर्शन के जो पेरीफेरी है, अगर हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे चारों तरफ तो देखोगे एक कोण का निर्माण हो जाएगा और यही एंगल इसका कहलाएगा सॉलिड एंगल। इसका रेडियस है r। तो हम इसका मान कैसे निकालें, जैसे यहाँ पर ये आपका रेडियस r है और यही एंगल आपका सॉलिड एंगल है, इसके मान को हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो इसका मान निकलेगा वो होगा एरिया, ये जो कैप बना, ये जो आपका छोटा सा उभड़ा हुआ जो एक सतह बना, दैट इज एरिया, इसका एरिया बटा में दिस इज एरिया, एरिया ए, इसका एरिया, ये सरफेस एरिया है, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है। दिस इज देयर। अब अगर मान लिया जाए कि ये हम अगर फुल, ये प्लेन में एंगल बना और वो सॉलिड एंगल बना, अगर हम इसका फुल प्लेन एंगल की बात करें, इफ थीटा इज फुल अगर ले लेते हैं तो क्या होगा, तो हमें फुल सर्किल का लंबाई लेना होगा। फुल अगर हम इस पूरे एंगल की बात कर रहे हैं तो पूरी लंबाई लेनी होगी l, तो l का मान हो जाएगा 2 पाई r बटा में r, r कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई।
and this is the full plane angle. In the same way, इस केस में क्या होगा, अगर हम इस पूरे सॉलिड एंगल का मान कैलकुलेट करना चाहते हैं स्फीयर के सेंटर पे, तो फुल जो इसका एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल बनेगा, वो कितना बनेगा, तो पूरा जो एरिया बनेगा इसका, तो 4 पाई आर स्क्वायर, फुल सॉलिड एंगल, फुल इस सरफेस का जो एरिया होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 4 पाई। तो आप यहाँ से एक बात को ये समझिए कि फुल प्लेन एंगल का जो मान होता है वो 2 पाई के बराबर होता है, और फुल सॉलिड एंगल का जो मान होता है वो 4 पाई के बराबर होता है। तो इस तरह से हम इसका सॉलिड एंगल कैलकुलेट करते हैं। आइए हम इसको जो हमें काम आता है सॉलिड एंगल का, उसका हम एक उपयोग करते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं। प्रश्न पूछता है, फाइंड द सॉलिड एंगल subtended by spherical cap shown as shaded portion at the center। मान लिया जाए ये आपका स्फीयर है, एक हम बड़ा स्फीयर ले लेते हैं, दिस इज स्फीयर है ना, और ये आपका एक स्फीयर है, दिस इज एन स्फीयर, और इस स्फीयर का ये सेंटर है, इसका रेडियस r है, और एक हम यहाँ पर कैप कंसिडर करते हैं। ये देखिए अभी हम कैप बना रहे हैं। आप लोग ये खाए हैं, क्या बोलते हैं उसको, आइसक्रीम, वो कैप वाली आइसक्रीम, जैसे ये हमें आइसक्रीम कहाँ अभी रख दिए, कौन बनाए थे ना, यस। तो ये जैसे मान लिया जाए ये आइसक्रीम का कोन है, और इसमें हमें आइसक्रीम दे देता है, इसमें आइसक्रीम भर देता है, और उसके ऊपर देखोगे एक ऐसे कर्व ऐसा निकला रहता है, खाए हैं, वही है। तो ऐसा ही एक सिस्टम यहाँ पर दिखेगा आपको, ऐसा ही आपको एक सिस्टम दिखेगा। ये है, ये आपकी कैप हो गई, दिस इज द शेडेड पोर्शन, दिस यू हैव टू, दिस इज द शेडेड पोर्शन, है ना। ये आपका इस कर्व का, I'm सॉरी, ये स्फीयर का ये पार्ट है, ये पार्ट है, और इसके अगर हम ये जो एंड्स हैं उसको अगर हम लाइन ज्वाइन करते हैं सेंटर से, तो ये जो है सिमेट्रिकल लाइन, दिस इज से एंगल बनाता है, सपोज करो थीटा, दिस इज एंगल थीटा। तो ये कितना इस जगह पर सॉलिड एंगल का निर्माण करेगा, ये हमें निकालना है। सॉलिड एंगल मतलब ये वाली एंगल हमें कैलकुलेट करनी है। आप देखिए ध्यान से तो आपको ये पता चलेगा, ये आपकी एंगल निकालनी है ना, ये एंगल आपको निकालनी। यहाँ पर जो एंगल चारों तरफ बनेगा, दिस इज द सॉलिड एंगल यू हैव टू फाइंड आउट, दैट इज ओमेगा। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे आप, क्या दिमाग लगाओगे? तो कुछ नहीं, ये रेडियस है, ये देखिए तो ये रेडियस ही तो है, ये पूरा का पूरा रेडियस ही तो है, ये रेडियस है r, और इसके कारण यहाँ पर जो सॉलिड एंगल यही हमें निकालना है। तो इसका जो हम काम करेंगे, जैसे अभी हमने यही सीखा तो है, यही तो सीखा है यहाँ पर, तो निकालने का तो तरीका सिंपल यही है, सॉलिड एंगल का मान एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ जो हम एरिया लेंगे वो किसका एरिया लेंगे, तो ये जो कैप बना है, उभरा हुआ जो ये कैप बना है, इतना ही ना सरफेस है, इसी का हम एरिया लेंगे, सरफेस एरिया। ये जो आपका कैप बना थोड़ा सा ऊपर में, वो जो आइसक्रीम ऊपर में जो उभरा हुआ जो दिखता है, अगर व्हाइट कलर का आइसक्रीम है तो वो जो सरफेस बना कर्व का, बस उसी का हमको एरिया लेना है। ये पूरे का कोन का एरिया नहीं लेना है, सिर्फ इस सतह का एरिया लेना है,
जैसे सिर्फ हमको इस सतह का एरिया लेना है, ये वाला सतह का जो चारों तरफ तैयार हुआ है, ये वाला सतह का, ठीक है। तो दिस पार्ट इट इज अ स्फेरिकल कैप कह सकते हैं, दिस इज अ स्फेरिकल कैप। कैसे इसका एरिया बताओगे? तो देखो ध्यान से, ये अगर मान लिया जाए यहाँ से ये ऊपर h हाइट निकला हुआ है, यहाँ से इस लाइन से बाउंड्री से अगर ये h ऊपर उठा हुआ है, इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप, वो जो ऊपर में है, इसका मान होगा 2 पाई r इंटू h। ये याद रखिएगा, ये 2 पाई r इंटू h, ये वाली h। अगर यही h का मान जो है बढ़ते बढ़ते कैपिटल R हो जाए तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तभी ना ये h होगा। तो ये जब आ जाएगा तो ये हेमीस्फीयर बन जाएगा और उसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो h अगर यहाँ आ जाए, ये पूरा h हो जाए, तो ये आपका इस तरह का एक हेमीस्फीयर का निर्माण हो जाएगा, है ना। हाँ, तब उसका देखो h का मान r हो जाए तो क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। और ये अगर पूरा यहाँ से अगर हम h पूरा ले लेंगे तो फुल स्फीयर हो जाएगा, तो h का मान 2r हो जाएगा, तो 2r रख देंगे तो 4 पाई r स्क्वायर, ये पूरे स्फीयर का एरिया होता है। तो किसी भी स्फेरिकल कैप का ये एरिया का फॉर्मूला है। देखोगे बेसिकली इसको कहीं कहीं पर इंटीग्रेट करके निकाले जाते हैं, तो ऑफ कोर्स इंटीग्रेट करके भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन आप बस इसका h का मान समझिए। तो ये h का मान हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या बोलेंगे, ये वाली, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये वाली दूरी क्या बोलिएगा आप, ये आपका r है, तो ये हो जाएगा r cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक बाय ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज r cos थीटा। और यहाँ से ये पूरा का पूरा देखो तो क्या है, ये पूरा का पूरा r है, रेडियस है, तो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा r माइनस r cos थीटा, है ना। ये पूरा रेडियस में हम अगर इस r cos थीटा को अगर हम घटा देते हैं तो यही h बचेगा। तो हम अब इस कैप का एरिया निकाल सकते हैं, 2 पाई r, और h का मान देखिए यहाँ निकाले हुए हैं, आप ला कर रख दीजिए, r cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से आपको इसका सॉलिड एंगल निकल जाएगा, r कॉमन लेंगे, r स्क्वायर से नीचे वाला कट जाएगा, दैट इज 2 पाई 1 माइनस cos थीटा। दिस इज देयर, दिस इज देयर। तो ये एक जनरल फार्मूला है, ये अगर हम ध्यान रखें सॉलिड एंगल के केस में तो हमें बहुत सारे काम जो है थोड़ा से आसान हो जाएंगे। अब हम देखो इसका हम एक थोड़ा था एप्लीकेशन करवा देते हैं इसके। मान लिया जाए कि ये थीटा अगर 90 हो जाए तो क्या होगा। इस केस में कुछ हम वेल नोन कंडीशन ले रहे हैं, जैसे ये इस केस में जो ये आपकी थीटा है, ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल थीटा है, अगर ये थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। तो क्या होगा, क्या ये थीटा 90 हो जाए तो यहाँ से बढ़कर इतना हो जाएगा, यहाँ से बढ़ के इतना हो जाएगा, और ये पूरा ये जो छोटा सा जो कैप दिख रहा है वो एक हेमीस्फीयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, इस तरह का हेमीस्फीयर बन जाएगा, इस तरह का एक आपका हेमीस्फीयर बन जाएगा। और इस केस में जो इस P पॉइंट पर, ये जो आपका सेंटर P पॉइंट पर जो अब सॉलिड एंगल बनेगा, थीटा 90 रख दीजिए तो cos 90 का मान कितना होगा 1, तो सॉलिड एंगल का मान जो है वो बराबर होगा 2 पाई 1 माइनस 0, क्योंकि थीटा 90 है तो cos 90 1 हो गया, तो 2 पाई ही हो जाएगा। आप या तो इस फॉर्मूला को उपयोग करके निकाल लो, नहीं तो रेडियस तो हम जानते ही हैं r है, नहीं तो जो हमने बेसिक फॉर्मूला दिया था उससे आप निकाल लो एरिया। तो हेमी स्फीयर का एरिया कितना हो गया 2 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर।
दैट इज 2 पाई अगेन, है ना। तो इस तरह से अगर कुछ वेल नोन अगर एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो हम बहुत आराम से इसका सॉलिड एंगल बता सकते हैं। जैसे मान लिया जाए इसी में अगर हम इसको थीटा के मान को 180 कर देंगे, क्या होगा? इफ थीटा इज 180, है ना। तो अगर हम थीटा को 180 कर देंगे तो ये पूरा 180 इधर हो जाएगा इतना तक, और ये भी 180 हो जाएगा यहाँ तक, तो ये पूरा स्फीयर ना बन जाएगा। और ये जब पूरा स्फीयर बन जाएगा तो अभी हमने, और सेंटर पर हमें सॉलिड एंगल निकालनी है, तो जब ये पूरा स्फीयर बन जाएगा तब उस केस में थीटा का मान 180 रख दीजिए। cos 180 कितना होता है जानते हैं? -1। मान कितने हो जाएंगे? 2 पाई यहाँ पे, और cos 180 -1 माइनस प्लस 1 1 + 1 2 दैट इज इक्वल टू 4 पाई। या तो तुम ऐसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये रेडियस r है। हाँ, या नहीं तो दूसरा तरीका है कि अभी हमने जो बेसिक फार्मूला बनाया, टोटल सरफेस एरिया इस केस में कितना हो जाएगा? 4 पाई r² एंड डिवाइडेड बाई r², कट जाएंगे, 4 पाई के मान आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये हेमिस्फीयर है या क्वार्टर स्फीयर है या फुल स्फीयर है, तब उस केस में उसके सॉलिड एंगल कैलकुलेट करने में कोई परेशानी नहीं है। परंतु अगर कोई एक छोटा सा सेक्शन है उस स्फीयर का, जैसे ये आपका एक कैप छोटा सा एक सेक्शन है, तब उस केस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें भी ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं। तो अगर इस कैप का आप ये एरिया का फॉर्मूला आपको पता है तो आप वही बेसिक फार्मूला कैलकुलेट करके मान इसका निकाल सकते हो। तो ये था सॉलिड एंगल के कैलकुलेशन पर आधारित एक सवाल। और सॉलिड एंगल एक 3 डायमेंशनल है, प्लेन एंगल है ना 2 डायमेंशनल है। सॉलिड एंगल एक कोन के टाइप का तैयार होता है। और ये कहाँ उपयोग होता है? अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज़ द यूज़, ठीक है हम पढ़ लिए, समझ लिए, जान गए, कैलकुलेट भी करने सीख गए, इसका एप्लीकेशन हम लोग के फिजिक्स में यूज ऑफ सॉलिड एंगल देखोगे, बेसिकली इसका उपयोग वहाँ होगा जहाँ पर एक फव्वारे की तरह कोई चीज़ निकलेगा या कोई चीज़ पास करेगा, है ना। जैसे मान लिया जाए हम एक बल्ब को यहाँ से जलाते हैं तो रोशनी चारों तरफ निकलेगा, इधर 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 इधर। तो इस पर्टिकुलर एरिया में कितनी लाइट एनर्जी पहुंची है, इसके लिए हमको, क्योंकि ये जो पूरा एरिया में तो लाइट ऐसे ही जाएगा ऐसे फोकस बनाते हुए, तो उस केस में हमको इसको बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी या इल्यूमिनेंस कह सकते हैं। तो इसको हम यूज़ करेंगे सॉलिड एंगल को। या जैसे एक चार्ज है, वो चार्ज अपने आसपास जो फील्ड बनाता है, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, तो एक चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है, चारों तरफ ऐसे, जैसे लाइट यहाँ से बल्ब से जैसे लाइट निकला चारों तरफ, उसी तरह से एक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस छोड़ता है फील्ड के रूप में, है ना। तो एक पर्टिकुलर एरिया में कितने इसके लाइंस पास किए उसको भी कैलकुलेट करने के लिए ऑफकोर्स हमें इस तरह का एक सिस्टम चाहिए जिससे कि हम उसको रिप्रेजेंट कर सके। और ये रिप्रेजेंट करता है आपका सॉलिड एंगल। यहाँ हम प्लेन एंगल से काम नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू यूज द सॉलिड एंगल। तो हम इसी बात को यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं, यूज द सॉलिड एंगल। पहला यूज तो हम कह सकते हैं टू फाइंड नंबर ऑफ लाइंस, फील्ड लाइंस। और फील्ड लाइंस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हो सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, है ना, पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस। इसको हम लोग आगे चल के बोलेंगे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फ्लक्स आगे कहेंगे। ई हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और बी हुआ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी। आपको पता होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक ये भी है, लुमिनियस इंटेंसिटी लाइट के लिए यूज करते हैं, या इल्यूमिनेंस
इल्यूमिनेंस माने चमक। एक बल्ब जैसे मान लो हम यहाँ जला रहे हैं तो किसी सतह पर इस बल्ब की कितनी रोशनी तैयार होगी, उसकी जो तीव्रता कितनी तैयार होगी, दैट इज इल्यूमिनेंस। मिलेगा अब हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी सी टॉपिक थी जिसको हम अलग से आपको पढ़ा दिए ताकि आपको किसी बड़े वीडियो में सर्च करने की ज़रूरत नहीं हो। जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ी आप इस वीडियो को आप रेफ़र करोगे तो आपको इसके कैलकुलेशंस, इसके डेफिनेशंस आपको सारे पता चल जाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू। जस्ट इसके बाद हम आपको जो वीडियो देंगे दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दैट इज़ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। थैंक यू।